नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर हम सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से आती तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, तमाम लेटेस्ट खबरें और साथ ही साथ जॉब अलर्ट्स। इसी के साथ हम सुनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आती हुई तमाम सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में भी। दोस्तों, मेरा नाम है आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में हम आपको बता दें कि आपके काफी सारे कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिल रहे हैं इस शो को लेकर, इसीलिए इसे आगे बढ़ाने की हमारी कोशिशें जारी हैं और आपके कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स पर हम काफी गौर करते हैं, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम की दिशा भी सही तय करने में हमें मदद मिलती है। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस सुनते हुए। जनसेवाओं को सबके लिए सुलभ और समावेशी बनाएं, दिव्यांगजनों की गरिमा पर हमला नहीं सहेंगे। पहुंच नहीं तो भागीदारी नहीं, कॉन्सर्ट में दिव्यांग दर्शकों की अनदेखी पर विराली मोदी का कड़ा सवाल। दृष्टि बाधित टीएनपीएससी उम्मीदवारों को अस्पताल में घंटों इंतजार, एक फॉर्म की मुहर ने बढ़ा दिया तनाव। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव, सरकार ने तेजी की, सेवाएं अब हर जिले तक पहुंचेंगी। काशी में बनेगा इंक्लूसिव रोपवे। योगी सरकार लेकर आई है नए जॉब ऑफर्स। दिव्यांग श्री शुभलाल को मिलने वाला है राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में सम्मान। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं राजस्थान से। राजस्थान में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी पाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एसओजी की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें डॉक्टर और अन्य सरकारी अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक एसओजी को हेल्पलाइन में 100 से भी अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं। इन मामलों को लेकर डीआईजी परिस देशमुख ने बताया है कि एसओजी को मिली शिकायतों के आधार पर एक जांच दल गठित किया जाएगा, जिसमें कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों का बोर्ड बनाकर विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों में कार्यरत लोगों के विकलांगता प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। साथ ही उनकी दोबारा मेडिकल जांच भी करवाई जाएगी, जिससे कि पूरा खेल उजागर हुआ है। जांच में पता चला कि सरकारी नौकरियों के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने शारीरिक रूप से विकलांग न होते हुए भी फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की। विशेषज्ञों द्वारा इन लोगों की जांच के बाद एसओजी को 29 विकलांग लोक सेवकों की मेडिकल रिपोर्ट मिल पाई है। इनमें से 5 की विकलांगता 40% या उससे अधिक है, जबकि 24 लोक सेवक विकलांग श्रेणी के लिहाज से अयोग्य पाए गए हैं। शिकायत के अनुसार संदिग्ध लोक सेवकों की पहचान की गई है। अब तक कुल 67 लोक सेवकों को मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः जांच के लिए बुलाया गया है। कुछ लोगों की जांच अब भी बाकी है और उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। पहले चरण में विकलांगता की दृष्टि से अयोग्य पाए गए 24 लोक सेवकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इस खेल में डॉक्टर और सरकारी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जांच जारी है। दोस्तों, खबर सुनते हैं तेलंगाना से। तेलंगाना में दिव्यांगजन स्थानीय निकायों में नामांकित आरक्षित सीटों की मांग कर रही हैं। सांगा रेड्डी से आ रही इस खबर के अनुसार हाल ही में दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं की एक प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चर्चा में रही। इसी जोश के साथ अब वे कांग्रेस सरकार के समक्ष अपनी योजना नामांकित सीटों की मांग पेश कर रही हैं। उन्होंने एक विकलांग प्रतिनिधि साधना कमेटी का गठन किया है, जिसमें मोहम्मद शफी अहमद को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इस समिति ने ग्राम पंचायतों से लेकर महानगर निगमों तक स्थानीय निकायों में दिव्यांगजनों को नामांकित करने की व्यवस्था की मांग औपचारिक रूप से रखी है। समिति का यह तर्क है कि पंचायती राज अधिनियम में प्रत्येक स्थानीय निकाय में 2 नामांकित सदस्यों की सुविधा है।
और इनमें से कम एक सीट दिव्यांग नागरिकों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। उनका मानना है कि इससे समावेशिता को कानूनी बल मिल पाएगा। शफी की टीम ने सरकार से सलाहकार वेम नारेंद्र रेड्डी, IT एवं उद्योग मंत्री D श्रीधर बाबू और मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर समर्थन मांगा। प्रतिनिधियों को याचिकाएं सौंपते हुए उन्होंने तुरंत कार्रवाई की अपील की। विकलांगता हमारे मन में नहीं होती है। शफी ने कहा, सरकार को हमारे साथ न्याय करना चाहिए। जब ये अवसर हमें मिलेगा तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में हमारी भागीदारी सशक्त होगी। उनके इन शब्दों ने आंदोलन को नई ऊर्जा दी है। यही मांग पूरी होती है तो स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में दिव्यांगजन सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। इससे न केवल नीतियां अधिक समावेशी बनेगी बल्कि समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति सम्मान और समझ भी बढ़ पाएगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं केरल के कोच्चि से। कोच्चि में आयोजित STRIDE स्ट्राइड इंक्लूसिव इनोवेशन समिट की, जहां पर दिव्यांग सौहार्द तकनीकों को प्रोत्साहित किया गया और 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की टीमों को उनके अभिनव विचारों के लिए सम्मानित किया गया। समिट का आयोजन 4 अगस्त 2025 को केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल यानी KDISC द्वारा किया गया था। इस समिट में समाज उपयोगी तकनीकों पर जोर रखते हुए विभिन्न पहलुओं को सामने लाया गया, जिसका मकसद दिव्यांग व्यक्तियों की दैनिक चुनौतियों को आसान बनाना है। सम्मानित 8 कॉलेजेस में एर्नाकुलम का विश्व ज्योति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पलक्कड़ का NSS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वडाकारा का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोट्टायम का सेंट किट्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, त्रिस्सूर का विद्या एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी व सहृदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और कोल्लम का TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शामिल है। समारोह के उद्घाटन में सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर R बिंदु ने कहा कि समावेशी तकनीकें दिव्यांगों को सशक्त बनाकर रोजमर्रा के कामों में आसानियां लाती हैं। उन्होंने स्ट्राइड की प्रशंसा करते हुए बताया कि कैसे युवा नव प्रवर्तक इन चुनौतियों का समाधान ढूंढ रहे हैं। स्ट्राइड का व्यापक लक्ष्य केरल को भारत का पहला समावेशी इनोवेशन राज्य बनाना है। ये पहल एक सहानुभूतिपूर्ण और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने पर केंद्रित है, जिसमें कि बुजुर्ग, पैलिएटिव केयर वाले मरीज और आर्थिक रूप से एवं बौद्धिक अक्षमताओं वाले लोग भी शामिल हैं। स्ट्राइड सोशल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च फॉर डिजाइन एक्सीलेंस एक बहुत ही क्षेत्रीय मॉडल पर काम कर रहा है, जहां के सरकारी विभाग, सामुदायिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान और तकनीकी साझेदार मिलकर समाधान विकसित कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, स्थानीय स्व सरकार और शिक्षा विभाग सक्रिय भागीदार है। स्थानीय स्व सरकार मंत्री MB राजेश ने स्ट्राइड में मेकर स्टूडियोज की लॉन्चिंग की घोषणा की और बताया कि इस वर्ष लगभग 1 करोड़ रुपए का बजट इन स्टूडियोज की स्थापना के लिए आरक्षित किया गया है। ये स्टूडियोज कम्युनिटी हब के रूप में काम करेंगे। KDISC के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर PV उन्नीक्षण ने कहा है कि पार्टिसिपेटरी को प्रोडक्शन मॉडल में दिव्यांगजन स्वयं तकनीक विकास में शामिल होते हैं। KDISC के कार्यकारी निदेशक रॉबिन टोमी ने भी कोलैबोरेशन, को क्रिएशन और डिजाइन पर बल दिया। समुदाय आधारित सर्कुलर इकोनॉमी के तहत 3D प्रिंटिंग व फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से निर्मित लो टेक असिस्टिव डिवाइस स्थानीय बर्ड्स संस्थाओं और NGOs में तैयार किए जाएंगे। इससे न केवल उपयोगकर्ताओं की स्वतंत्रता बढ़ेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सशक्त होगा। DC स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर भी इस कार्यक्रम के दौरान किए गए, जिसके बाद डिजाइनोथॉन पुरस्कारों का वितरण हुआ। तिरक्कारा म्यूनिसिपैलिटी की अध्यक्ष राधामणि पिल्लई सहित कई गणमान्य अतिथि इस समय मौजूद थे। इस समिट में IEEE केरल सेक्शन, कुडुम्बश्री, केरल स्टार्टअप मिशन और APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी KTU ने सहयोग किया। ये केरल की समावेश नवाचार यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।
दोस्तों अब खबर सुनते हैं अरुणाचल प्रदेश के बालागीर जिले के कुमियापली गांव के निवासी भोजराज चिंदा की। वे दृष्टिबाधित हैं। लंबे समय से विकलांगता प्रमाण पत्र के इंतजार में वे थे। महज एक दिन में प्रमाण पत्र न मिलने के कारण उन्हें बार बार अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे थे, लेकिन हर बार निराशा हाथ लग रही थी। मीडिया में इस मामले की खबर उजागर होने के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग ने तत्काल हस्तक्षेप किया। उन्होंने बालागीर के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी CDMO को निर्देश दिए और चिंदा की पात्रता की जांच तुरंत पूरी कराई और किसी भी औपचारिकता में देरी न होने के आदेश दिए। मंत्री के आदेशों पर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों के सत्यापन के बाद उसी दिन भोजराज चिंदा को प्रमाण पत्र सौंप दिया। इस तेज प्रक्रिया ने दिखा दिया कि उच्च स्तरीय राजनीतिक संज्ञान और जवाबदेही कितनी तेजी से बदलाव ला सकती है। जांच में सामने आया कि प्रमाण पत्र जारी करने में देरी का मुख्य कारण आउटसोर्सिंग कर्मचारी की लापरवाही थी। विभागीय आविधानों का उल्लंघन करने पर उस कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया और बाद में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर महालिंग ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र दिव्यांगजन अपने अधिकारों के लिए लंबित कागजी कार्रवाई में फंसकर पीड़ित न हो और हर स्तर पर सुविधा सुनिश्चित की जाए। दोस्तों खबर है पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित, जहां पर लेखन विकलांग कक्षा 9 के छात्रों के पंजीकरण के दस्तावेजों पर अभिभावकों के हस्ताक्षर की अनुमति मिल गई है। कोलकाता से जारी हालिया नोटिफिकेशन के अनुसार यदि किसी छात्र के लेखन की अक्षमता किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो तो उसके पिता या माता निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। इस प्रवेश प्रावधान का मकसद उन छात्रों को सुविधा देना है जो लेखन में असमर्थता के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। हस्ताक्षर की वैधता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने सख्त प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। पहले विकलांगता प्रमाण पत्र में छात्र की लिखने में अक्षमता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद हस्ताक्षर करने वाला अभिभावक एक औपचारिक घोषणा पत्र देता है जिसमें वो पुष्टि करता है कि वो अपने बच्चे की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा है। इसके बाद संस्थान के प्रमुख को न केवल प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता जांचनी है बल्कि अभिभावक के घोषणा पत्र को भी सत्यापित करना होगा। दोनों दस्तावेजों के सत्यापन के बाद संस्थान के प्रमुख अपने आधिकारिक मुहर और तिथि के साथ अभिभावक के हस्ताक्षर को औपचारिक रूप से प्रमाणित कर सकते हैं। इस क्रिया से दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की बौद्धिक या कानूनी बाधा नहीं होगी। स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि सभी मूल हार्ड कॉपी दस्तावेज सुरक्षित रखें और बोर्ड द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त संस्थान के प्रमुख को बोर्ड को ईमेल के माध्यम से भी सूचित करना होगा कि स्कूल का इंडेक्स नंबर, छात्र का नाम, अभिभावकों के नाम और जन्म तिथि संलग्न भी इसमें करनी होगी। बोर्ड ने सभी स्कूलों में अपील की है कि वे इन दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन करें ताकि कोई भी लिखने में असमर्थ छात्र अपने पंजीकरण में रुकावट का सामना न करे। इस कदम से छात्रों को राहत मिलेगी, शिक्षा के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा। दोस्तों न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज।
और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। Hello, welcome to iWay. Our new contact number is 8800004334. Please note that our toll-free number will be discontinued soon. Kindly reach out to us on our new number. iWay में आपका स्वागत है। अब से हमारा iWay का नया नंबर है 8800004334 यानी 8800004334। कुछ समय में हमारा टोल फ्री नंबर बंद हो जाएगा। कृपया हमारे नए नंबर पर ही संपर्क करें। धन्यवाद। ये है रोशनी का कारवां। एक दिन पिंकू ने इस प्रोग्राम को सुना और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। जब पिंकू कुमार ने 12 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स की वजह से अपनी दृष्टि खो दी तो सब कुछ ठहर गया। वो 2 साल कोमा में रहे। उसके बाद उन्हें नहीं पता था आगे कैसे बढ़ें। फिर एक दिन उन्होंने रेडियो पर रोशनी का कारवां सुना, iWay का एक प्रोग्राम, और तभी से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उन्होंने iWay से संपर्क किया। iWay ने उनकी पढ़ाई फिर से शुरू करने में मदद की, जहां उन्होंने ब्रेल सीखी, मोबिलिटी सीखी और धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। 10वीं क्लास में पिंकू ने बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश की। उन्हें कई बार मना किया गया और कई बार तो बाहर निकाल दिया गया।
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दृष्टिबाधित थे। लेकिन आईवे के समर्थन से उन्होंने हार नहीं मानी। उस अनुभव ने उनके लिए एक नया लक्ष्य जगाया, बैंकिंग में करियर। आज पिंकू लुधियाना के कैनरा बैंक में क्लर्क के रूप में काम करते हैं और वो सुनिश्चित करते हैं कि कोई और ऐसा अनुभव ना करे। अगर आप दृष्टिबाधित हैं या दृष्टिबाधिता से संबंधित किसी भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो आईवे हेल्प डेस्क पर कॉल करें। हमारा नंबर है 8800004334 यानी 8800004334। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पर प्रदेश की ताजा पहलों में शिक्षा में विस्तार, समावेशी कल्याण और भर्ती प्रक्रियाओं में बड़ा सुधार किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन की पात्रता में बड़ा मानदंड का बदलाव किया है। अब आयु सीमा हटाकर किसी भी आयु के दिव्यांगजन इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही विकलांगता की न्यूनतम प्रतिशत सीमा 70% से घटाकर 40% कर दी गई है, जिससे कि अधिक संख्या में दिव्यांगजन वित्तीय सहायता के दायरे में आ पाएंगे। शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए डोनी पोलो सरकारी कॉलेज कामकी विज्ञान संकाय के लिए 18 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा गेकू, बसार, पलिन, रोयंग और टावांग के सरकारी कॉलेजेस में प्रधानाचार्य संवर्ग के नए पद बनाए गए हैं। ये कदम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच दोनों को बढ़ाएगा। भर्ती नियमों में व्यापक सुधार किया गया है। पशुपालन विभाग के स्टॉकमैन और प्रयोगशाला सहायक के लिए योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया अपडेट किए गए हैं। साथ ही कृषि सांख्यिकी निरीक्षक नियमों 1999 के पुराने प्रावधान हटाकर 2024 के नए ग्रुप सी रिक्रूटमेंट नियम लागू कर दिए गए हैं, जिससे कि सीधे नए सांख्यिकी स्नातकों को भर्ती कर पाना संभव होगा। वन विभाग में भी ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए सेवा नियमों में संशोधन किए गए हैं, जिससे कि पर्यावरण शासन को मजबूती मिलेगी। अरुण परिवार पत्र प्राधिकरण नियम 2025 भी मंजूर किया गया है, जो पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा और एकरूपता सुनिश्चित करता है। कैबिनेट बैठक में गौर से ये सभी चर्चाएं हुई और साथ ही 10 अगस्त को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ईटानगर स्थायी पीठ भवन का उद्घाटन किया गया, जो राज्य में न्यायिक प्रक्रिया को तेज करेगा। इन पहलों का ये अर्थ है कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नेंस में समावेशिता, सुशासन और क्षमता निर्माण पर ध्यान दे रहा है। इससे दिव्यांगजनों के अधिकारों को विस्तार मिलेगा और प्रशासनिक पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिल पाएगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं सीधे जोमैटो और ब्लिंकिट से। दोस्तों, इटर्नल लिमिटेड की इकाइयां जोमैटो और ब्लिंकिट, इन्होंने नई दिल्ली एनसीआर स्थित मुख्यालयों में 2 दिवसीय एक्सेसिबिलिटी कॉन्क्लेव आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य उनके मोबाइल ऐप्स की वास्तविक दुनिया में उपयोगिता को दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर बनाना था। इस समागम में विशेष रूप से दृष्टिबाधित और आयु संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले उपयोगकर्ताओं के अनुभवों को परखा गया। इस आयोजन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल और मिशन एक्सेसिबिलिटी के सह संस्थापक व राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अमर जैन उपस्थित रही। प्रतिभागियों ने टॉक बैक, वॉइस ओवर, जूम, स्विच कंट्रोल और बाहरी कीबोर्ड जैसी सहायक तकनीकियों के जरिए अकाउंट सेटअप, नेविगेशन, चेक अकाउंट प्रोसेस और नोटिफिकेशन इंटरैक्शन जैसे मुख्य फीचर्स का परीक्षण किया। सम्मेलन के दौरान जोमैटो ऐप में एक नया फीचर भी लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ता अपनी प्रोफाइल के एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स सेक्शन में विशेष आवश्यकताएं स्वयं दर्ज कर सकते हैं। इससे ऐप उनके अनुसार अनुकूल हो जाएगा और प्राथमिकताएं तुरंत लागू हो सकेंगी। श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सहानुभूति और दूरदर्शिता से डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म न केवल दिव्यांगजनों को सशक्त बनाते हैं, बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण को भी नई संभावनाएं देते हैं। यदि अधिक कंपनियां इस तरह की पहल अपनाएं, तो बाधाएं कम हो सकेंगी और सभी के लिए विकास के अवसर मिल पाएंगे।
श्री अमर जैन ने जोमेटो और ब्लिंकिट की लगातार सुधार की यात्रा की तारीफ करते हुए बताया कि इस सम्मेलन ने कॉर्पोरेट पारिस्थितिकी तंत्र को विविध, समतामूलक और समावेशी बनाने में प्रेरणा दी है। इटर्नल की चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर अंजलि रवि कुमार ने कहा कि कंपनी का मूल सिद्धांत इंक्लूजन है। वे 3000 से भी अधिक दिव्यांगों को कस्टम मोनेटाइज्ड व्हील चेयर के माध्यम से डिलीवरी फ्लीट में शामिल कर चुकी हैं और 2024 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी है। इस पहल से ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि तकनीकी के माध्यम से समान पहुंच और आर्थिक अवसर दोनों को बढ़ाया जा सकता है। इटर्नल लिमिटेड की अगली कड़ी में और भी उन्नत समावेशी डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने का प्लान शामिल है। दोस्तों, खबर सुनते हैं मुंबई से। यहाँ पर बॉम्बे पारसी पंचायत ने पहली बार अपने पारसी ज़ोरास्ट्रियन समुदाय के सदस्यों के लिए एक समर्पित मानसिक स्वास्थ्य कोष की घोषणा की। इस कोष का उद्देश्य अवसाद, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों से जूझ रहे लोगों को दीर्घकालिक वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करना है। ये कोष अस्पताल में भर्ती, आवश्यक दवाइयां, देखभाल सहायता, पुनर्वास सेवाएं और व्यावसायिक पुनर्स्थापना के खर्चों को कवर करेगा। ऐसे परिवार जिन्हें इलाज का खर्च वहन करना मुश्किल था, अब संगठित और सतत समर्थन प्राप्त कर सकेंगे। बीपीपी ट्रस्टी अरमाइटी तीरंदाज कहती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां अक्सर छुपी हुई होती हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि परिवार इनका सामना खुलेआम नहीं कर पाते, वे हिचकिचाते हैं। ये कोष इसी चुप्पी को तोड़कर समर्थन देने का संदेश देता है। जीटीबी अस्पताल के एमडी साइकाइट्री डॉक्टर रोहन बोकड़वाला के अनुसार लंबी अवधि का मनोचिकित्सीय इलाज प्रति माह 2 लाख रुपए तक हो सकता है और इसमें 6 से 18 महीने लग सकते हैं। बिना निरंतर आर्थिक मदद के उपचार जल्द ही अधर में लटक जाएंगे। बीपीपी चेयरमैन विराफ डी मेहता ने इसे लंबे समय से आवश्यक कदम करार दिया और बताया कि कोष केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुरक्षा जाल तैयार करता है। सहायता के लिए पेशेवर आकलनों और चिकित्सीय रिपोर्टों पर आधारित व पारदर्शी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कोष में परामर्श, देखभालकर्ता प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम भी शामिल है, विशेषकर युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। समुदाय के लोग आपकी सरकारी bppceoas@gmail.com पर दान कर सकते हैं। याद रहे, आप संपर्क करें bppceoas@gmail.com पर। ये सभी योगदान केवल मानसिक स्वास्थ्य के देखभाल के लिए ही उपयोग होंगे। दोस्तों, खबर सुनते हैं यूपी के बलरामपुर के 22 साल की सुनने बोलने में अक्षम लड़की के बारे में, जिसके साथ रेप का सनसनीखेज मामला अभी सामने आया है। ये घटना सोमवार की रात हुई है। वारदात की जगह पुलिस चौकी और आला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के घरों के पास ही है। घटना उस समय हुई जब दिव्यांग लड़की अपनी ननिहाल से लौटकर घर जा रही थी। सड़क पर भागती हुई उसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देती है। पुलिस ने मंगलवार की देर रात एनकाउंटर के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के साथ एनकाउंटर और गिरफ्तारी के बारे में बताते हुए बलरामपुर के एसपी ने कहा है कि 11 अगस्त को लड़की के बहन ने कोतवाली देहात पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी सुनने बोलने में अक्षम बहन के साथ दुराचार हुआ है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कराया और जांच शुरू कर दी। जाने के रास्ते पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों की शिनाख्त की गई। दोनों को मंगलवार की रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों ने इस घटना को स्वीकार कर लिया। घटनास्थल की पहचान भी कराई गई। एसपी ने बताया कि पुलिस इसमें सबूत जुटा रही है, जांच जारी है। दिव्यांग पीड़िता के परिवारजनों का आरोप है कि रास्ते में एक युवक ने उसे जबरन अगवा कर लिया और उसे सुनसान स्थान पर ले गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर हम सुन रहे हैं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से आने वाली लेटेस्ट सोशल मीडिया अपडेट्स। दोस्तों, आज के सोशल मीडिया अपडेट्स की शुरुआत करते हैं दिव्यांग जन स्वावलंबन ऋण योजना के साथ।
इस पोस्ट में विभाग लिखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE के अधीनस्थ संस्थान NDFDC इंडिया की दिव्यांगजन स्वावलंबन ऋण योजना के साथ अपने सपनों को दे नई उड़ान। न्यूनतम 40% दिव्यांगता UDID कार्ड आवश्यक, आयु 18 वर्ष व उससे अधिक, बौद्धिक दिव्यांगता हेतु न्यूनतम 14 वर्ष, भारतीय नागरिकता आवश्यक। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 011-45803-730 पर। याद रहे 011-4580-3730 पर। आप वेबसाइट देख सकते हैं ndfdc.nic.in। आपकी क्षमता आपका भविष्य, #सशक्त दिव्यांगजन समर्थ भारत। इसके साथ जुड़े ग्राफिक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं, दिव्यांगजन स्वावलंबन ऋण योजना, न्यूनतम 40% दिव्यांगता UDID कार्ड आवश्यक, 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक, बौद्धिक दिव्यांगता के लिए 14 वर्ष से अधिक, भारतीय नागरिकता आवश्यक। संपर्क 011-45803-730। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं, तिरंगा भारत की पहचान है, हर भारतीय का अभिमान है। आइए हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो और दुनिया को दिखा दे कि हम अपने देश और अपने तिरंगे पर कितना नाज करते हैं। हर घर तिरंगा। इसके साथ ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक ग्राफिक भी साझा किया है, जिसके ऊपर लिखा गया है, तिरंगा भारत की पहचान, हर भारतीय का अभिमान, हर घर तिरंगा। दोस्तों, इसके पश्चात दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक पोस्ट के माध्यम से लिखते हैं एक नई डेवलपमेंट के बारे में। इसमें ISLRTC ने फिल्म माध्यम के लिए ISL इंटरप्रीटर फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न किया है, इसकी जानकारी दी गई है। ISLRTC और हैदराबाद स्थित यूनिकी के सहयोग से देश का पहला 1 महीने का फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम भारतीय सांकेतिक भाषा यानी ISL इंटरप्रीटर्स के लिए आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम 4 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान NISD द्वारका नई दिल्ली में समाप्त हुआ। कार्यक्रम के समापन समारोह में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने 30 प्रशिक्षित इंटरप्रीटर्स को प्रमाण पत्र सौंपे और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। यूनिकी के मिले ट्रेड फ्रीलांस ऑफर लेटर के माध्यम से 21 प्रतिभागियों को फ्रीलांस परियोजनाओं पर काम करने का निमंत्रण दिया गया। कार्यक्रम के उप मुख्य आयुक्त विराश त्रिवेदी, उप मुख्य आयुक्त प्रवीण प्रकाश अंबाष्टा, ISLRTC निदेशक कुमार राजू, AP अवनी अंदेश मंगलब और यूनिकी के संस्थापक राहुल जैन व चैतन्य कोटापल्ली ने भाग लिया। सभी ने मिलकर 30 होनहार हियरिंग और डेफ इंटरप्रीटर्स को फिल्म और मीडिया इंटरप्रिटेशन की विशेष तकनीकों से लैस कराया। इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से पटकथा विश्लेषण, दृश्य श्रव्य तत्वों का अनुवाद, कैरेक्टर भावानुवाद और तकनीकी समन्वय जैसे विषय शामिल थे। प्रशिक्षकों ने टॉकबैक, वॉइस ओवर, जूम और स्विच कंट्रोल जैसे सहायक उपकरणों के साथ वास्तविक परिदृश्य पर काम करना सिखाया। श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये पहल दिखाती है कि समर्पित प्रशिक्षण से मनोरंजन सामग्री को सौहार्दपूर्ण और समावेशी बनाया जा सकता है। ISLRTC के कुमार राजू ने जोड़ा इस कार्यक्रम से फिल्म उद्योग में दिव्यांग समुदाय की भागीदारी को, जिससे एक नई दिशा मिली। इस नवाचार ने न केवल भाषाई बाधाएं तोड़ी, बल्कि मीडिया जगत में पहुंच और अवसरों के लिए नए द्वार भी खोल दिए। ISLRTC और यूनिकी के आगे ऐसे भी प्रोग्राम आयोजित करने के मानस अभिगम्यता की दिशा में काम कर रही हैं। दोस्तों, इस समय के चित्रों में सभी मान्यवरों और प्रशिक्षार्थियों का उत्साह भी देखा जा सकता है। अपनी अगली पोस्ट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं, सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास के हेतु वित्तीय सहायता परियोजना DALM परियोजना के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल पुस्तकें, टॉकिंग बुक्स, EPUB, बड़े छापे में मुद्रित पुस्तकें, स्पर्श पृष्ठ,
आदि विविध प्रारूपों में सुगम्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। ये सामग्री दृष्टि दिव्यांगजनों को ज्ञान अर्जन एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में समर्थ और सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके साथ शेयर किए गए ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता परियोजना DALM परियोजना। इसमें कई ब्रेल पृष्ठों का मुद्रीकरण और वितरण किया गया है। दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सुगम्य सामग्री ब्रेल पुस्तकें हैं, टॉकिंग बुक्स हैं, EPUB डिजिटल फॉर्मेट में है, बड़े अक्षरों में मुद्रित सामग्री और स्पष्ट पृष्ठ भी है। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। आपको प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और ये सेक्शन कैसा लगता है, इसके बारे में हमें जरूर कमेंट करके YouTube के माध्यम से लिखें, ताकि हम आपके सुझावों पर विचार करके इस प्रोग्राम में बदलाव ला सके। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स अब यही समाप्त होता है। अगले प्रोग्राम तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हम मिलेंगे अगले शुक्रवार रात 9 बजे। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस। जनसेवाओं को सबके लिए सुलभ और समावेशी बनाएं, दिव्यांगजनों की गरिमा पर हमला नहीं सहेंगे। पहुंच नहीं तो भागीदारी नहीं, कॉन्सर्ट में दिव्यांग दर्शकों की अनदेखी पर विराली मोदी का कड़ा सवाल। दृष्टि बाधित TNPSC उम्मीदवारों को अस्पताल में घंटों इंतजार, एक फॉर्म की मुहर ने बढ़ा दिया तनाव। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव, सरकार ने तेजी की, सेवाएं अब हर जिले तक पहुंचेंगी। काशी में बनेगा इंक्लूसिव रोपवे। योगी सरकार लेकर आई है नए जॉब ऑफर्स। दिव्यांग श्री शुभलाल को मिलने वाला है राष्ट्रीय